बच्चों, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम केमिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इजी और सबसे बड़ी वाली ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, मतलब सारी की सारी रिएक्शंस को हम छोड़ करके बाकी जो भी बचेगा वो हम पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि रिएक्शन ही छोड़ दी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर बचा गया? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सारे के सारे कंपाउंड्स, उनके नॉमेनक्लेचर, उनकी स्माव्यता, और आपको पता है कि इन सभी चीज़ों पर बेस्ड होते हैं उनके भौतिक गुण। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पार्ट 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 2 जो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, वो हम पार्ट 2 इस वीडियो सीरीज के बाद नेक्स्ट वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फ्रेंड्स, मेरी गारंटी ये रहेगी कि अगर आप मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी की सारी वीडियो सीरीज कंप्लीट करते हैं तो आपका 12th लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आईआईटी है, चाहे नीट है, और जितने भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 12th लेवल के, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका चुकेगा नहीं और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप 11th या 12th में हैं तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी आपकी टिप्स पर हो जाएगी। आपकी कोई भी रिएक्शन, कोई भी नॉमेनक्लेचर, कोई भी नामकरण, कोई भी स्माव्यता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, पहली बात तो चुकेगा नहीं, और दूसरी बात अगर आपने कर दिया तो वो करेक्ट होगा, इनकरेक्ट नहीं होने वाला है। तो ये मेरी गारंटी रहेगी। बस आपको इतना करना है कि आप मेरी वीडियो सीरीज को कंप्लीट देखिए, इसी के साथ साथ रिवीजन करते रहिए, और यहाँ पर हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी वीडियो सीरीज आगे बढ़ेगी, टेस्ट सीरीज भी यहाँ से जारी किए जाएंगे, तो वो भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो गारंटेडली बोर्ड एग्जाम में आपके 100 मार्क्स केमिस्ट्री में कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से नई वीडियो सीरीज के लिए तैयार हो जाइए। चलते हैं, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई है क्या। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो बहुत अच्छे, अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो भी बहुत अच्छे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानते हैं। कार्बनिक यौगिक, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानते हैं, वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहते भी तो कार्बनिक रसायन है, यानी कार्बन का रसायन। अब अगर ये कार्बन का रसायन है, इसका मतलब इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कार्बन के बारे में। तो हम कार्बनिक यौगिकों को जब डिफाइन करने लगते हैं तो यहाँ पर लोग जो है वो 2 तरह की डेफिनेशन देते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए अब, तो हम यही डेफिनेशन देंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होता है वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो सिंपल सी बात, ओल्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बनिक यौगिक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्या जो CO2 है, CO2 इसमें कार्बन है? बिल्कुल है। तो क्या CO2 एक कार्बनिक यौगिक है? सोच करके बताइए ज़रा कि CO2 कार्बनिक यौगिक है या नहीं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? इसी तरीके से अगर आपसे मान लीजिए कि एक और पूछ लिया गया कि CO3-2 या CO3-2 या MCNO, क्या ये चारों के चारों कार्बनिक यौगिक है या नहीं? तो आप देखेंगे कि इसमें तो कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो आप कह देंगे कि ये चारों के चारों कार्बनिक यौगिक है, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये चारों ही कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो फिर न्यू डेफिनेशन क्या आई? देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट ने यही बताया कि जो इस यौगिक में कार्बन है वह कार्बनिक यौगिक नहीं है, लेकिन ये चारों के चारों कार्बनिक यौगिक नहीं है। इसका मतलब हमारी जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो तो हो गई गलत। अब फिर इसकी न्यू डेफिनेशन क्या बनेगी? न्यू डेफिनेशन इसकी बनेगी कि सिर्फ कार्बन सफिशिएंट नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए और कार्बन 4 बंध बनाना चाहिए। सिंपल सी बात कि ऐसे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जिनमें
हाइड्रोकार्बन हो, यानी जो या तो हाइड्रोकार्बन हो या फिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो, या तो वहां पर हाइड्रोजन और कार्बन हो, और हाइड्रोजन और कार्बन को मिला करके जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्या? कार्बनिक यौगिक। अब आपको ये तो समझ आ गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो पता ही है कि कार्बन 4 बंध बनाता है, कार्बन 4 बंध बनाता है और चारों बंधों पर हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये तो बन गया एक हाइड्रोकार्बन, ये तो बन गया एक कार्बनिक यौगिक, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है, तो सिंपल सी बात, इस हाइड्रोकार्बन में हम कुछ चेंज कर दें। जैसे हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक कार्बनिक यौगिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सिंपली एक बात समझ आती है, कौन सी? कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों को देखने की एक पहचान बनाने की एक सिंपल तरीका होता है कि वहाँ पर कार्बन के 4 सह संयोजक बंध होने चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखें तो कार्बन के 4 बंध होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में देख लिया जाए तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन नहीं है तो इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये तो चीज़ हमें समझ आ गई कि कार्बनिक यौगिक क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से बने यौगिक हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे। पहली चीज़, बार बार इसी को हम रिपीट करते जा रहे हैं, आगे भी बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें तो हमारे पास एक चीज़ आती है कि भाई केमिस्ट्री की सिर्फ कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री को इतनी बड़ी ब्रांच क्यों बना दी गई? तो सिंपली दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा जो आंसर है वो ये है कि कार्बन अकेला इतने सारे यौगिक बना देता है, इतने सारे यौगिक बनाता है कि अगर दुनिया के बाकी यौगिकों की बात की जाए जिनमें कार्बन नहीं है तो वो शायद कम पड़ जाएंगे, और कार्बन से बने यौगिक, अकेले कार्बन परमाणुओं से बने यौगिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब भाई इनकी तो एक ब्रांच हमें बनानी पड़ेगी ताकि हम उनको अलग से पढ़ सके। अब हम देखते हैं कि कार्बन में भाई ऐसे क्या गुण हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने बड़े बड़े और इतने ज़्यादा यौगिक बनाता है। आपको पता है कि कार्बन जो है, साबुन का सूत्र आपने पढ़ा होगा, कार्बन 60, कार्बन 80, कार्बन 116, तो इतने बड़े बड़े जो है यौगिक वहाँ पर बनते हैं। तो ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर कि वो इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा यौगिक बनाता है? तो चलिए अब कार्बन परमाणु के कुछ गुणों की बात करते हैं। तो दोस्तों अब कार्बन के अंदर ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो अगर पहली प्रॉपर्टी अगर बात करें तो कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं जी, इंग्लिश में कहते हैं इसको कैटिनेशन पावर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कैटिनेशन पावर। और इसको शॉर्ट में हम क्या शो करेंगे? C डॉट P डॉट। C डॉट P डॉट क्या है? कैटिनेशन पावर है, श्रृंखलन क्षमता है। मतलब कार्बन के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है कि कार्बन जो है सिर्फ 2 की फॉर्म में नहीं, सिर्फ 3 की फॉर्म में नहीं, सिर्फ 4 जुड़कर नहीं, बहुत सारे कार्बन लंबी लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इसके अलावा एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही नहीं, बहुत सारे यानी 4 अलग कार्बन से भी जुड़ सकता है। यानी अगर हम किसी भी अणु की बात करें तो वहाँ पर मान लीजिए कि 60 कार्बन की एक लंबी चेन हो गई, तो प्रत्येक कार्बन पर 3 और कार्बन आ सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़े अणु बन जाएंगे। इसका मतलब इसके अंदर श्रृंखलन क्षमता इतनी पाई जाती है कि अपने साथ अगर बहुत ज़्यादा अणुओं को भी जोड़ करके रखे तो भी ये स्थायी रह सकता है। लेकिन अगर बाकी अणुओं की बात करें, बाकी परमाणुओं की बात करें, तो ये इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं नहीं बना सकते। इसी की वजह से कार्बन के इतने बड़े बड़े इतने अलग अलग यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ता है। जिसकी जितनी कैटिनेशन पावर होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। ये केमिस्ट्री का रूल होता है कि कैटिनेशन पावर ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर
बंद ऊर्जा ज़्यादा होगी। बंद ऊर्जा क्या होती है? बंद ऊर्जा होती है कि किसी बंध को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा चाहिए। अब कार्बन की श्रृंखलन क्षमता ज़्यादा होती है। कार्बन की श्रृंखलन क्षमता यानी Cp अगर ज़्यादा है तो कार्बन की बंद ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच का जो बंध है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब देखिए इसको दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो इसमें पावर है कि ये बड़ी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बंध बना सकता है। दूसरी इसके अंदर पावर है कि बंध भी इसके स्ट्रॉन्ग बनते हैं, यानी इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अणु बना लेगा। देखिए अगर हम 4 बंध बनाने वालों की बात करें जैसे कार्बन, सिलिकॉन, S और इसके अलावा जैसे हम फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, जो जो इसके वर्ग के ही एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी बात करें या कुछ अदर एलिमेंट्स की भी हम बात कर दें तो वहाँ पर अगर हम कैटिनेशन पावर की बात करें यानी श्रृंखलन क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा श्रृंखलन क्षमता होती है कार्बन की। उसके बाद जो ऑर्डर रहता है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा कैटिनेशन पावर होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, तो कैटिनेशन पावर और बॉन्ड एनर्जी दोनों का जो ऑर्डर रहता है वो यही रहता है, यानी दोनों का जो क्रम रहता है वो यही रहता है। ये तो हो गई पहली चीज़, यानी श्रृंखलन क्षमता यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्बनों को अपने साथ जोड़ सकता है, पहली चीज़, और मजबूती से जोड़ सकता है क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा ज़्यादा होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कार्बन जो है वो बहुबंध बना सकता है। कार्बन बहुबंध बना सकता है, यानी कार्बन सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक बंध बनाए, कार्बन 2 बंध भी बना सकता है, कार्बन 3 बंध भी बना सकता है। यानी अगर कोई अणु है जो स्थायी ना रहे, जो एक बंध में हो सकता है कोई अणु स्थायी ना रहे, तो कार्बन वहाँ पर 2 बंध बना करके स्थायी रह सकता है। हो सकता है कोई ऐसी स्थिति हो जहाँ पर 2 बंध भी ना स्थायी रहे, तो वहाँ पर कार्बन क्या करेगा, 3 बंध बना करके स्थायी रहेगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई दो पर्सन है, उन दोनों ने एक दूसरे का एक एक हाथ पकड़ रखा है। अगर उन्हें कोई अलग करना चाहे तो अगर उन्हें रहना है तो वो क्या करेंगे, वो अपने दूसरे हाथों से भी एक दूसरे को पकड़ लेंगे ताकि उनको आपस में कोई अलग ना कर पाए। अगर उनको फिर भी लग रहा है कि हम अलग हो जाएंगे तो वो अब तीसरा हाथ, खैर ह्यूमन के होता नहीं, मान लीजिए कि उन्होंने क्या की, लातों को भी आपस में बांध लिया ताकि हम अलग ना हो पाए। तो बिल्कुल इसी तरह से कार्बन जो है ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है बल्कि वो डबल बॉन्ड भी बनाता है, बल्कि वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो सिंपली अगर हम 2 कार्बन के अणु की बात करें तो वो भी कई सारे हो जाएंगे। किसी अणु में सिंगल बॉन्ड होगा, किसी अणु में डबल बॉन्ड होगा और किसी अणु में त्रिबंध होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो इतने सारे अणु बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 कार्बन वाला कोई अणु ले लें तो सिर्फ श्रृंखलन क्षमता की वजह से तो ये एक ही बना, लेकिन अगर बहुबंध की क्षमता देखी जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से बन जाए, कार्बन तो 3 ही है, हो सकता है इस तरह से बन जाए कि यहाँ पर दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर, हालांकि 3 ट्रिपल बॉन्ड एक साथ बनते नहीं हैं क्योंकि 4 ही बंध उसको बनाने होते हैं, तो हो सकता है इस तरह की संरचना वहाँ पर बन जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको ये समझ आ गया कि सिर्फ 3 कार्बन को ले करके बहुबंध निर्माण की जो क्षमता है उसकी वजह से वो कितने ज़्यादा अणु बना सकता है। और ये हम इसी गुणों की स्टडी कर रहे हैं कि इन्हीं गुणों की वजह से कार्बन इतने ज़्यादा अणु बनाए रखता है। इसके बाद अगर बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की, सिर्फ श्रृंखलन क्षमता और कार्बन का बहुबंध बनाना ही इसके गुण नहीं है, इसके अलावा और भी 2 गुण हैं। वो कौन सा है? तीसरे गुण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि ये कुछ अधातुओं के साथ भी क्रिया कर सकता है, यानी कुछ अदर अधातुओं के साथ भी ये बंध बना सकता है। अब वो अधातुएं क्या हैं? तो वो अधातु हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
सल्फर। और एक एग्जाम्पल हमने लिया भी था, कौन से, हैलोजन। हैलोजन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन चारों को किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल एक्स से दिखाते हैं। तो ये सारे के सारे जुड़ करके इनके साथ मान लीजिए कि किसी में हमने नाइट्रोजन यहाँ जोड़ दिया, किसी में हमने नाइट्रोजन यहाँ जोड़ दिया। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, हो सकता है इनके संरचना में कुछ इनकरेक्ट हो जाए। यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ दिया। तो पहले 5 जो बनाए होते वो, और अब ये जो 5 और बन गए, और इन्हीं 5 में सिर्फ नाइट्रोजन को लेकर के, सिर्फ नाइट्रोजन की एंट्री करा करके हमने कितने ज़्यादा अणु को बना लिया। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक एक फैक्टर की वजह से, एक एक गुण की वजह से ये लाखों यौगिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में यौगिक बना सकता है। तो ये हो गए इसके 3 गुण। चौथी प्रॉपर्टी तो सबसे भयानक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी चौथी प्रॉपर्टी के कारण। चौथी प्रॉपर्टी है इसकी समावयवता। समावयवता का मतलब है कि अगर एक, मान लीजिए कि 5 कार्बन की चेन है और हमने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ हाइड्रोजन लगाए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक यौगिक बनेगा, उसके भी समावयवता की वजह से कई सारे यौगिक बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन 5 की एक चेन लेते हैं, 5 कार्बनों की एक चेन ले ली, अब उसका हो सकता है ये भी यौगिक बन जाए, हो सकता है कि हम ये यौगिक बना दें, और भी अगर कॉम्प्लेक्स करना चाहें तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन ले, श्रृंखलन क्षमता का यूज नहीं किया हमने, कार्बनों की संख्या नहीं बढ़ाई, ना ही हमने बहुबंध बढ़ाए, वैसे ही है, ना हमने इसका यूज किया, यानी हमने ना कोई धातु जोड़ी, फिर भी ऐसा हुआ कि सिर्फ 5 कार्बनों का यूज करके हमने 3 यौगिक अलग अलग बना दिए। अब अलग अलग यौगिक हैं तो इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो समावयवता इसी यौगिकों को क्या कहते हैं, इन्हीं यौगिकों की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, समावयवता। तो ये चारों चीज़ें मिल करके कार्बन इन चारों गुणों की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में यौगिक बना देता है। इसका मतलब यहाँ पर ये डेफिनेटली क्लियर हो गया कि हमें इसको भाई एक अलग ब्रांच बना करके पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इतने ज़्यादा यौगिकों के बारे में पढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अब ये समझ आ गया कि इतने ज़्यादा यौगिक हैं तो इन्हें हमें एक अलग ब्रांच बना के पढ़ना ही पड़ेगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलिए, अब पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, तो केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में जिसने बड़ा काम किया, जिसने ज़्यादा काम किया, उसको बोल दिया जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है कौन। सोचिए फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होंगे। उसके बाद जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है। अब सिंपल सी बात है, फादर का मतलब ये नहीं है कि इनका जो है एक्चुअल में फादर है। फादर का मतलब होता है कि जिन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा अपना योगदान दिया हो, जिन्होंने बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारी रिसर्च की हो, उन्हें फादर बोल दिया जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो ये है हमारे लेवोशियर साहब, या इनकी जो स्पेल है वो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, लेवोशियर। चलिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोशियर। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें कि हमारी केमिस्ट्री की, तो चलिए बात ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है बताइए, बर्जीलियस। बिल्कुल सिंपल, वही बर्जीलियस जिन्होंने आपकी 10th क्लास में जैव शक्ति सिद्धांत दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। बिल्कुल क्लियर, सही पकड़े हैं आपने कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है, वो है बर्जीलियस। और वही बर्जीलियस जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी जैव शक्ति सिद्धांत। अब ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत क्या है?
सिंपल सी बात कि जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस साहब ने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक है उनको प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं, हालांकि अब तो बना सकते हैं। और हालांकि वॉलर साहब ने इनकी जो इनका सिद्धांत था उसको रद्द भी कर दिया था, यानी गलत भी ठहरा दिया था, क्योंकि उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया नाम का कार्बनिक यौगिक बना दिया था। तो उन्होंने कहा था, जैव शक्ति सिद्धांत में बर्जीलियस साहब ने कहा था कि ऐसा कोई भी प्रयोगशाला में संभव नहीं है कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया जा सके। अब प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता तो वो कहाँ बनेंगे? उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक केवल और केवल इंसान के शरीर में या जीवों के शरीर में बनना ही संभव है। तो ये था हमारा जैव शक्ति सिद्धांत। तो आप लिख लीजिए कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? बर्जीलियस। अब एक्चुअल में क्या था कि बर्जीलियस के टाइम ही, अब देखिए जब भी बच्चा होता है तो बच्चे का नाम कौन रखते हैं? तो एक्चुअली उसके फादर ही रखते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर हैं बर्जीलियस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसने रखा? तो इसका आंसर भी होगा बर्जीलियस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गिवन बाय, तो उसका आंसर होगा बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ये नाम रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? कार्बनिक यौगिकों की केमिस्ट्री। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। फादर ऑफ केमिस्ट्री लवोसियर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्जीलियस। अब ये है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के खंडन करता थे कौन? वॉलर। वॉलर ने अपनी सिंथेसिस दी थी जिसको बोला जाता है वॉलर सिंथेसिस। और वॉलर सिंथेसिस ने वॉलर ने क्या किया था कि एक यौगिक बना दिया था, कौन सा? यूरिया नाम का। और यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? NH2COO NH2। ये है यूरिया का फॉर्मूला, जिसको पहली बार प्रयोगशाला में किसने बनाया था? वॉलर साहब ने बनाया था। तभी तो उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत ठहराया था कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो आप आंसर देंगे कि जी प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वॉलर साहब ने यूरिया को बनाया कैसे था। तो चलिए फिर इन क्वेश्चंस के आंसर हम करते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी के खंडनकर्ता कौन थे? तो सिंपल सी बात, ये तो खंडन किसने किया था? वॉलर साहब ने किया था अपनी सिंथेसिस दे करके। अब वॉलर सिंथेसिस क्या थी वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि वॉलर सिंथेसिस थी क्या। ये वॉलर सिंथेसिस में कौन कौन से यौगिक उन्होंने यूज़ में लिए थे? तो इन्होंने सबसे पहले लिया था पोटेशियम साइनेट। वॉलर साहब ने क्या लिया कि 2 अणु लिए पोटेशियम साइनेट के। आई नो कि आपको ये नामकरण, हम ये मान के चल रहे हैं कि अब तक आपको ये नामकरण नहीं आता है, आपको आता है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो सीरीज आगे बढ़ेगी आप नामकरण सीख जाएंगे। तब तक के लिए आप इसको लिख करके रख लीजिए, तब आप बाद में इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये तो अच्छा आइडिया है। तो फिलहाल आप इसको सीधा लिख करके रख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा नामकरण तो भी टेंशन मत लीजिए ना, आगे आगे आपको आ जाएगा। चलिए, ये तो है पोटेशियम साइनाइड। वॉलर सिंथेसिस में वॉलर साहब ने क्या किया कि पोटेशियम साइनाइड के 2 अणु इन्होंने ले लिए। उसके बाद इन्होंने क्या लिया? उसके बाद इन्होंने लिया अमोनियम सल्फेट। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अमोनियम सल्फेट होता क्या है। अमोनिया क्या होता है? NH3। लेकिन अमोनियम आयन अगर बनाएं तो NH4 बनता है, और अमोनियम आयन पर +1 होता है। तो इसके लिए यहाँ पर NH4, यहाँ पर +1 होता है, लेकिन SO2 के ऊपर -2 होता है। तो +1 के 2 लिए तभी ये -2 के बराबर होगा। +1 के 2 अणु -2 के 1 अणु को बराबर कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये होता है हमारा अमोनियम सल्फेट। हालांकि आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ आने लग जाएगी। तो ये है अमोनियम सल्फेट, कि जब आपको नामकरण आ जाए कंप्लीट अच्छे से क्लियर, तब आप इनको अच्छे से पढ़ पाए। इसलिए हम अभी से इनको अच्छे से क्लियर करते जा रहे हैं।
पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट को मिला करके इन्होंने क्या बना दिया, मिला करके इन्होंने क्या किया, यूरिया बन गई। इसमें हालांकि अरेंजमेंट होती है, लेकिन ये आगे हमारी एक रिएक्शन आएगी, हम वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सीधा याद रखना है कि यहाँ पर क्या बन गया, NH2CONH2। साथ में कुछ एक्सटर्नल उत्पाद भी यहाँ पर बना। वो एक्सटर्नल उत्पाद यहाँ पर क्या था, एक्सटर्नल उत्पाद था कि यहाँ पर NH2 2 यूज़ हो गए, यहाँ पर कार्बन भी यूज़ हो गए, तो बचा क्या, K और SO4। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर बचा क्या, K2SO4 यहाँ पर बच गया था। तो ये थी वॉलर सिंथेसिस, आप इसे फिलहाल नोट कर लीजिए। ये हालांकि आगे हमारी रिएक्शन आएगी तब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कुछ यौगिकों की, तो वहाँ पर क्वेश्चन था कि बताइए कि आपको दिए गए यौगिक जो है वो कार्बनिक यौगिक है या नहीं। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि जो ये KCNO हमने यूज़ किया है वो कार्बनिक यौगिक है या नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये भी क्या है, एक ये तो जी एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका मतलब पहला कार्बनिक यौगिक था जो अकार्बनिक यौगिकों को मिला करके बनाया गया। तो अगर हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रयोगशाला में बना प्रथम कार्बनिक यौगिक जो अकार्बनिक यौगिकों से बना था वो कौन सा था, तो वो तो जी यूरिया था। और सीधा पूछ लिया जाए कि प्रयोगशाला में बना प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था, तो वो भी कौन था, वो भी था यूरिया। अब नेक्स्ट हमसे पूछ लिया जाए कि प्रयोगशाला में बना प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था जो कार्बनिक यौगिकों से ही मतलब मिलकर बना था। मतलब कुछ कार्बनिक यौगिक लिए, उनको प्रयोगशाला में मिलाया और कोई नया कार्बनिक यौगिक बना दिया, तो वो कार्बनिक यौगिक कौन सा था और जो कि कार्बनिक यौगिकों से ही बना था, तो वो था एसिटिक एसिड। और किसने बनाया था, कॉल्वे ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, जिसको किसने बनाया था, कॉल्वे साहब ने बनाया था। चलिए तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। उसके बाद कार्बन की कैसे संरचना होती है, कार्बन कितने बंध बनाता है, वहाँ पर कितने बंध कोण बनते हैं, कितने बंध आगे बनते हैं, कितने पीछे बनते हैं, कितने समतल में बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपने ये वीडियो जो है इन्जॉय की होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। हालांकि इस वीडियो में हमने कुछ चीज़ें टच किया है, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोडक्शन किया है। कल से हम कार्बन से लेकर के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट की कैसे हाइड्रोकार्बन बनता है, कितने उनके प्रकार होते हैं, और फिर हम धीरे धीरे आगे नॉमेनक्लेचर और स्वाभाविकता धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे।